हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं सुमित सिंह आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर की एक नई सीरीज, नई शुरुआत, जहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि कम समय में ज़्यादा कारगर साबित होने वाले करंट अफेयर्स को पकड़ें और आप तक वो पहुँचाएं, ताकि आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर के चिंता रहता है करंट अफेयर का, उसका दूर किया जा सके। ऊंची उड़ान का ये प्रयास है और ये प्रयास में हम लोग सफल होंगे, ऐसा हमारा पूरा का पूरा विश्वास है। और आप सबों का अगर सहयोग मिलेगा तो इस विश्वास को और ज़्यादा हम मजबूत भी कर सकते हैं। तो आज 12 तारीख है, 12 से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये सारे एग्जामिनेशन जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से या उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश की जाती है। जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहें, आप एसएससी का एग्जाम देना चाहें, या अन्य वनडे एग्जाम जितने भी लिए जाते हैं जिसमें करंट अफेयर का रोल होता है, तो उसमें प्रयास किया गया है कि उन सारे चीज़ों को समेटा जा सके। ऊंची उड़ान आपको पता होना चाहिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है और कई ऑफलाइन सेंटर के साथ साथ ऑनलाइन भी ये अपना काम करती है, जिसमें आप बीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए या अन्य जितने भी एग्जामिनेशन वनडे वाले होते हैं उसका ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाती है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी ऊंची उड़ान को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर और क्वेश्चन जो है वो बच्चे को प्रैक्टिस के तौर पे भेजा जाता है। तो ऊंची उड़ान, वादा सफलता का, इसी उम्मीद के साथ हम आपकी मुहिम को शुरुआत करते हैं और हमारा क्या टॉपिक है इसको लेकर के चलते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के लिए रात में लैंडिंग करने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। देखिए, इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे पे पहले भी लैंडिंग की सुविधा थी, लेकिन रात में कहीं भी सुविधा नहीं थी। तो ये रात में जो सुविधा दी गई है ये यूपी में दी गई है, और ये यूपी में ये सुविधा दी गई है जहां पर लैंडिंग रात में भी करवाया जा सके। एक्चुअल में आपको पता होगा कि वर्तमान में भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा आपने ऑपरेशन का नाम सुना होगा, जहां पर भारत की वायुसेना जो है, भारत की जो नौसेना है, या भारत की जो अपनी आर्मी है, ये सब मिल करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उस आतंकवादी सैन्य ठिकाने को या आतंकवादी के ठिकाने को कमजोर करने के लिए भारत के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और इसी को ध्यान रखते हुए भारत में इसको कैसे अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, कैसे प्रैक्टिस किया जा सके, इसके लिए कुछ ऐसे जगह उपलब्ध कराया जाए जहां पर आसानी से ये काम हो सकता है, दिन हो या रात हो, आराम से काम स्मूथली चलते रहे। इसी पर्पज से गंगा एक्सप्रेसवे को क्या किया गया है, लैंडिंग कराने के लिए, रात में लैंडिंग कराने के लिए क्या किया गया है कि शुरुआत किया गया है। इसके साथ ही ये गंगा एक्सप्रेसवे को जैसे ही इसमें दिया गया तो टोटल 4 एक्सप्रेसवे हो गए यूपी में जहां पर इस तरह की सुविधाएं दी जाने लगी है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे के अलावे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह जो है इन राज्यों में एयर स्ट्रिप का काम कर रही है। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो NH एक था 925A बाड़मेर जिला में, जहां पर 3.5 किलोमीटर की भी लंबी पट्टी 2021 में तैयार किया गया था। सब डे का बात कर रहे हैं, लेकिन नाइट में देने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 595 किलोमीटर के आसपास की लंबाई में यूपी में एक बनाया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो राफेल, जगुआर जैसे सुखोई विमानों को लैंडिंग किया गया है, यानी इस पे बात कर रहा है। और यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां पर आधिकारिक तौर पे एयर स्ट्रिप के रूप में बदला गया है। ओडिशा पे भी NH-16 का अगर बात करेंगे तो बालासोर, चांदीपुर, मतलब जो NH-16 है बालासोर में, वहां पर चांदीपुर और व्हीलर द्वीप जैसे जो रक्षा का भारत का ठिकाना है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया, वहां पर भी एयर स्ट्रिप बनाया गया। तो कुल आप देख सकते हैं कि मुख्यतः 3 राज्यों में ये काम अभी चल रहा है, जिसमें आप यूपी का देखेंगे, आप राजस्थान का देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ओडिशा को देख सकते हैं। हाँ, नाइट में देने वाला ये हो जाएगा आपको कौन, यूपी का कौन, गंगा एक्सप्रेसवे। आइए अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये हर वर्ष जारी किया गया एक रिपोर्ट होता है जो हर वर्ष जारी किया जाता है। और ये संस्था जो होता है जो इसको जारी करता है, एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। ये एक संस्था है जो कि साल 2002 से ये प्रति वर्ष क्या करता है कि रिपोर्ट जारी करता है। और ये इसलिए जारी करता है ताकि उस देश में प्रेस की क्या स्थिति है, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के क्या स्थिति है, सरकार का प्रेस पर कैसा नियंत्रण है, इसको लेकर के ये आंकड़ा जारी करता है। और ये प्रतिवर्ष आंकड़ा जारी कर रहा है। तो इस साल जो 2025 में जारी किया गया है,
इसमें पूछ रहा है कि नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पे नॉर्वे है। अगर भारत का बात करेंगे तो नंबर 151 में है। अगर हम भारत की स्थिति को देखना चाहें तो साल 2024 में भारत का जो रैंक था वह 159वां था। अगर 2023 में चलेंगे तो 161वां था, थोड़ा थोड़ा घट रहा है, इस साल 151 में है। लेकिन ये घटना हमारे लिए ज्यादा ये खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी भारत के लिए बहुत ज्यादा ही एक यूं समझिए कि दुखदाई चीज है। क्यों दुखदाई? क्योंकि सोचिए कि 151वां रैंक, 180 देशों के लिस्ट में 180 देशों का आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें से भारत का अगर 151वां देश है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए दुर्भाग्य है। इसका मतलब है कि भारत में स्वतंत्रता को लेकर के जो एक मतलब यूं समझिए कि रास्ता है वो काफी कठिन है, यानी कि स्वतंत्रता नहीं है प्रेस को, इससे साफ साफ झलकता है। लगभग 32 पॉइंट के आसपास जो है इसमें पॉइंट दिया जाता है, 100 पॉइंट के आसपास में दिया जाता है। 100 पॉइंटों का बना हुआ मापदंड होता है, जिसमें भारत को 32 पॉइंट समथिंग में मिला हुआ है और नॉर्वे को लगभग 92 के आसपास में पॉइंट मिला हुआ है। इसलिए नॉर्वे जो है वह नंबर 1 पर है और भारत 151वां पे है। अगर हम 180वां का बात करेंगे तो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है इरिट्रिया, उसका जो है वह रैंक क्या है? 180वां रैंक है इरिट्रिया का। तो कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और कब से जारी कर रहा है? साल 2002 से ये जारी कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 कहां आयोजित कराया गया? देखिए, भारत का पहला ये राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन कराया गया 2025 में। ये कहां करवाया गया? तो ये नई दिल्ली में करवाया गया। एक्चुअली में क्या इसका उद्देश्य है और ये क्यों किया गया, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 2047 तक हम प्रयास किए हुए, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कोटेशन है और उन्होंने कई बार इसका इस्तेमाल भी किया कि भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की और हम लोग अग्रसर रहेंगे। तो उसको साकार करने के उद्देश्य से ये बनाया गया। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है तो इसको जानने का अगर प्रयास करेंगे तो भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि जो मामला निलंबित है या जो मामला लंबित पड़ा हुआ है, निलंबित की जगह पे लंबित शब्द यूज करिए, जो कोर्ट में कई सालों से पड़ा हुआ है और इसकी दबाव और ज्यादा बढ़ रही है, लगातार बोझ बढ़ते चला जा रहा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके, कम समय में कैसे न्याय दिलाया जा सके, कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सके, क्योंकि और भी बहुत सारे मतलब मामले बढ़ेंगे। अब पहले से अगर इस पर लोड बढ़ते चला जाएगा तो क्या होगा कि दबाव का एक स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से न्याय सही से मिल नहीं पाएगा, लोगों तक न्याय जो है वो मिल नहीं पाएगा। इस पर्पज से जो है समाधानों को मतलब विवादों को समाधान करने के लिए एक विकल्प के रूप में इसको बनाया गया है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति स्वैच्छिक होगी और ये अनौपचारिक रूप से होगी और ये संवाद करके मामले को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। जैसे आपको एक आंकड़ा दिया हुआ है कि इसका लाने का उद्देश्य क्या है। इसका लाने का 3 उद्देश्य है। पहला, न्यायपालिका पर बोझ में क्या करना है? कमी करना है, किफायती और शीघ्र न्याय देना है और साथ ही साथ ये सहकारी समस्याओं को क्या करेगा? समाधान कर देगा। क्योंकि आपको पता होगा IGR का रिपोर्ट है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, उसके अनुसार बताया गया कि न्यायालय में लगभग लंबित मामले जो है वो 5 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। सोचिए इतने मामले जो है वो लंबित हैं। ऐसे कंडीशनों में अगर मतलब मध्यस्थता सम्मेलन कराया जाता है तो इसका उद्देश्य यही है कि ये लंबित मामले ज्यादा दिन तक लंबित ना रहे और इस पर दबाव ना बढ़े। साथ ही साथ मध्यस्थता से महंगे कानूनी शुल्क और अदालत के खर्च और लंबे कानूनी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय बचत, इन सब को क्या करना है? कहीं ना कहीं बेहतर करना है। यानी कि कानूनी प्रक्रिया में जो समय लगता है उसका बचत करना है, पैसे जो इतने ज्यादा लगते हैं उसको कम करना है, प्रयास ये किया गया। और साथ ही साथ एक तटस्थ तीसरा पक्ष, बिना किसी का पक्ष लिए, यानी ये तीसरा पक्ष बनने जा रहा है। तीसरा पक्ष का मतलब ये होगा जैसे एक आपने सजा कहने का मतलब कि आपने गुनाह किया और आप जिसके साथ गुनाह किए वो प्लस बीच में किए रहेगा, तो ये क्या करेगा कि जल्द से जल्द मामले को सॉल्व करने के लिए ये तीसरा पक्ष बन करके रहेगा और संवाद को प्रोत्साहित करेगा और समाधान तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये क्या है राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीनोम संवर्धित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? वो भारत बन गया। हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान भारत के विकसित 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों की घोषणा की है। ICR जो है भारत का कृषि अनुसंधान केंद्र जो है, जो कि पता होगा हेडक्वार्टर जिसका नई दिल्ली में है, उसने भारत की पहली जीनोम संपादित जो चावल की किस्में हैं, जिसमें से याद रखिएगा DRA मतलब DRR चावल 101 जिसको कमला और एक पूषा DST चावल 1 को विकसित किया है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नई जीनोम किस्मों से क्या होगा कि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। जलवायु के अनुकूल मतलब क्या होगा कि उस पेड़ में
कोई उसकी जीन को कॉपी करके अन्य जीनों को उसमें पेस्ट किया जा सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी को और बेहतर किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो जलवायु के हिसाब से सक्षम हो पाएगा, कम पानी भी अगर उपलब्ध होगा तो भी वो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इस पर्पज से ये सब करवाया जा रहा है, ताकि जल संरक्षण में हम क्रांतिकारी एक आंदोलन जो कर रहे हैं उसका भी एक मदद मिल सके। क्योंकि आपको पता होगा कि जो चावल है उस खेती करने के लिए उसमें पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो उसको भी कम करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। जो शिवराज चौहान है उन्होंने -5 और +10 का फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इससे चावल की खेती का जो क्षेत्र होगा 5 मिलियन हेक्टेयर तक कम, मतलब सोचे जितना पहले 5 मिलियन हेक्टेयर में कर रहे थे वो कम हो जाएगा, और उसकी क्षेत्र में चावल के उत्पादन 10 मिलियन टन को बढ़ाना है। यानी कि क्षेत्र घटाना है और उत्पादन को बढ़ाना है। मतलब जितना पहले क्षेत्र में हो रहा था अब उससे कम क्षेत्र में उत्पादन भी होगा, तो क्या होगा कि उत्पादन को ज्यादा क्वालिटी को बेहतर कर दिया जाएगा। यानी कि इन्होंने -5 और +5 फॉर्मूला अपनाया है, गौर करिए, जिससे क्या होगा, चावल की खेती क्षेत्र को 5 मिलियन हेक्टेयर कम कर देना है। मतलब 5 मिलियन हेक्टेयर को कम कर देना है, मतलब समझे 5 मिलियन हेक्टेयर कम हो जाएगा, और उसी क्षेत्र में चावल का उत्पादन 10 मिलियन बढ़ा देना। यानी चावल की जगह पे कोई और दूसरा खेती करेंगे, और जितना ज्यादा इंगेज था उसको कम करना है। इससे दालों में तिलहन की खेती करने के लिए जगह खाली हो जाएगा, और जिस पे सिर्फ हम पहले चावल की खेती कर रहे थे अब उस पे हम दाल और तिलहन की खेती कर पाएंगे। चलिए अगला बात करेंगे 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IFF बोला जाता है, यानी पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी पुरुष फुटबॉलर और महिला फुटबॉलर दोनों की इस बार घोषणा की गई है। हमने इसका लिस्ट एक नीचे बना दिया, आप लिस्ट को एक बार पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। मोहन बगान सुपर जायंट कप्तान थे, जो सुभाषिस बोस थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के तौर पे उन्हें अवार्ड दिया गया है, और ये 7वें डिफेंडर भी बन गए। इनकी कप्तानी में मोहन बागान सुपर जायंट मुंबई सिटी AFC के बाद एक सत्र में इंडियन सुपर लीग, यानी जिसको ISL कहते हैं, कि विनर्स में शील्ड और ISL कप जीतने वाली दूसरी टीम ये बन गई है। और इसके अलावा अगर हम महिला का बात करेंगे तो महिला में जो मिला है उनको मिला है साम्या गुगुलोथ को मिला है। ये बंगाल की हैं, ईस्ट बंगाल की हैं, और इन्हें प्लेयर ऑफ द मतलब वुमेन में इनको ये दिया गया है, और ये तेलंगाना की है, और इन तेलंगाना की ये पहली प्लेयर बन गई है। सौम्या ने 9 गोल किए और अपनी टीम के 2024-25 के सीजन में इंडियन में वुमेन्स का खिताब भी जिताया। यानी बोस और एक तरफ क्या गुगलोथ को ये अवार्ड दिया गया। इनके अलावे भी कुछ और सीरीज थे, मतलब भाग थे, जिसमें यह अवार्ड दिया गया है, जैसे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ मतलब वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी सुभाषिस बोस, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल में महिला तो सौम्या गुगलोथ, इसके अलावा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो है होनहार पुरुष खिलाड़ी, जो होनहार हैं, जो अभी और बेहतर कर सकते हैं, उसमें ब्रिश्नन फर्नांडिस। होनहार महिला खिलाड़ी का बात करेंगे तो त्वंजम थोइना बिश्नाचानु। अगर सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का बात करेंगे तो विशाल कैथ। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का बात करेंगे तो एलंग पथाइंग चानू। अगर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का बात करेंगे तो खालिद जमील, और अगर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का बात करेंगे तो सुजाता कर। यानी कि ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने आज आपके साथ शेयर किया। ऐसा ही प्रयास रहेगा कि कम समय में, अगर हम आपको टाइम बताएं तो लगभग अभी 13 या 14 मिनट का टाइम हुआ है, और इस 13-14 मिनट में हमने आपके साथ 5-6 क्वेश्चन किया। सिर्फ 5-6 नहीं बल्कि उससे इर्द गिर्द भी कई सवाल और बन सकते हैं। तो ऐसा ही प्रयास हमारा और जारी रहेगा। बस आपका सहयोग, आपका सपोर्ट मिलना हमें ज़रूरी है। अगर वो मिलते चला गया तो हम और बेहतर कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम सब एक बेहतर रास्ते की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। मिलते फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।